बच्चियों का भी वहाँ मन लग गया था। वो वहाँ ठीक से पढ़ रही थी और साथ साथ संगीत भी सीख रही थी। इसी बीच महुआ की जिंदगी में फिर से एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ। महुआ बहुत डर रही थी कि इस बार लड़की ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि दो बेटियों को वो बड़ी मुश्किल से सही जगह पहुंचा पाई थी। लेकिन इस बार महुआ की मुराद पूरी हो गई। उसे बेटा जो हुआ था, उसने प्यार से उसका नाम पलाश रखा। पलाश अभी साल भर का ही हुआ था कि मधुबनी एक लंबी बीमारी के बाद भगवान को प्यारी हो गई। मधुबनी के जाने से पलाश की पूरी जिम्मेदारी अब उपेंद्र पर आ गई थी। इसलिए वो अब अपने डेयरी वाले काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन संकोचवश वो महुआ से कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद इस बात को लेकर उपेंद्र और महुआ के बीच बहस हो गई। मजबूरी में अब महुआ को पलाश को अपने साथ कोठे ले ही जाना पड़ता। वहां पलाश को अजीजन बाई संभाल लेती या वहां की लड़कियां। फिर एक दिन ना जाने महुआ को क्या सूझा, उसने कोठे ना जाने का मन बना लिया। लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि खर्चा कैसे चलेगा। दोनों बेटियां लखनऊ में पढ़ रही हैं, ये तीसरा भी तो है। अभी उपेंद्र का काम भी उतना नहीं जमा है। एक बार उपेंद्र का काम जम जाए फिर वो कोठे को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे देगी। इसी तरह पलाश 3 साल का होने को आया और उधर उपेंद्र की डेयरी के आसपास और भी डेयरियां खुल गई, तो उसका कामकाज कुछ मध्यम सा हो गया। अब डेयरी से उसको उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जैसे पहले हो रहा था। इसी परेशानी के चलते उपेंद्र ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब आए दिन महुआ और उपेंद्र में बहस होने लगी, जिसे देखकर छोटा पलाश परेशान हो उठता। लेकिन इस समस्या का दोनों में से किसी ने कोई समाधान ना ढूंढा और तभी एक दिन थक हार कर फिर से उपेंद्र जमींदार प्रभात सिंह के पास जा पहुंचा और जाकर बोला, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ जमींदार साहब। क्यों मियाँ, अब कौन सी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी जो आप ऐसी बुजदिलों वाली बातें कर रहे हो? प्रभात सिंह बोले, जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला मुझे और शायद ना कभी मिलेगा। उपेंद्र बोला, मियाँ आपकी पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है हमारे पास, जो कहना है साफ साफ कहिए। प्रभात सिंह बोले, मेरी सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो गई। सौतेली माँ, तवायब बीबी, बच्चियां भी दूर हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर, जिंदगी अब बोझ लगने लगी है। उपेंद्र बोला, मियाँ लानत का मतलब समझते हो? शर्म की बात। अरे तुम जैसे आदमी को तो फक्र होना चाहिए कि उसकी मोतीबाई जैसी बीवी है, जिसने अपने सिर पर पूरी गृहस्थी और बच्चों का बोझ उठा रखा है। और तुम जैसे नकारा आदमी का भी। कोई और होती ना तो ना जाने तुम्हें छोड़कर कब का चली गई होती। फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। बोझ जिंदगी तब हो जाती है जब आपका कोई दिल अजीज आपकी आंखों के सामने लाचार और मजबूर होकर बिस्तर पर लेटकर जीवन से मुक्त होने की कामना करे और आप सिवाय आंसू बहाने के अलावा कुछ ना कर पाए। तब जिंदगी बोझ होती है। और तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? चले आए हमारे पास खुद को कोसने। हमारे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम जिंदा दिल इंसान हैं और हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। प्रभात सिंह बोले। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर उपेंद्र की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोला, आजकल डेयरी का काम नहीं चल रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? छोड़ दो काम, बेच दो डेयरी। 2 पैसे आए उनसे कोई और धंधा शुरू करो। हमने पहले भी कहा था कि समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है या तो उन्हें खत्म करो या तो उनका समाधान ढूंढो। प्रभात सिंह बोले, शायद आप सही कहते हैं। उपेंद्र बोला, तुम पढ़े लिखे होते तो हम तुम्हें अपना मुनीम बना लेते। अभी कुछ समय किसी भी काम के बारे में मत सोचो। डेयरी बेचकर कुछ दिन आराम करो, फिर तब हम सोचते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। प्रभात सिंह बोले, हाँ मैं यही करता हूँ, कुछ दिन सुकून से रहता हूँ, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। उपेंद्र बोला, अब हमें लगता है कि तुम्हें हमारी बात ठीक तरह से समझ में आ चुकी है। प्रभात सिंह बोले, जी तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह एक बार फिर प्रभात सिंह ने उपेंद्र की समस्याओं का समाधान कर दिया। उपेंद्र ने डेयरी बेच दी और पैसे महुआ को जाकर दे दिए, हिफाजत से रखने के लिए। महुआ ने पूछा भी कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो बोला, मुनाफा नहीं हो रहा था इसलिए डेयरी बेच दी।
कुछ देर आराम से सोचने के बाद मैं नया काम शुरू करूँगा। महुआ भी कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि आराम से सोच लेना। अब उपेंद्र के स्वभाव में बदलाव आने लगा था। धीरे धीरे उसने शराब पीनी कम कर दी। वो फिर से महुआ और पलाश का ख्याल रखने लगा था। महुआ की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने कदम रखे। उसकी जिंदगी में अब फिर से कुछ कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन अब पलाश को महुआ की आदत हो गई थी, इसलिए उपेंद्र अब उसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाता था। इसलिए महुआ पलाश को फिर से अपने संग कोठी पर ले जाने लगी। इसी तरह पलाश 4 साल का हो गया और 5वीं में लग गया था। अब वो भी अपनी माँ की तरह नाचने की कोशिश करता, अपनी माँ की नकल करता। उसका ये खिलवाड़ अजीजन बाई को खूब भाता और वो उसे देखकर खूब खुश होती। लेकिन ये चीज महुआ को पसंद नहीं आ रही थी। उसका बेटा उसके जैसी हरकतें करे। उसने अब पलाश को भी अपने से दूर करने का मन बना लिया था और इसी सिलसिले में उसने एक दिन प्रभात सिंह को अपने घर बुलाया। जी कहिए मोहतरमा, हमें कैसे याद किया? प्रभात सिंह ने पूछा। जी जमींदार साहब, पलाश के बारे में कुछ बात करनी है, महुआ बोली। जी कहें, प्रभात सिंह बोले। मैंने सुना है कि बड़े बड़े घरों के बच्चे बोर्डिंग स्कूल जाते हैं, महुआ बोली। हाँ तो जाते तो हैं, प्रभात सिंह बोले। मैं चाहती हूँ कि पलाश भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। अब उसके स्कूल जाने लायक उम्र हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को ऐसे नाचते और गाते देखे, महुआ बोली। तो क्या हुआ, आपने इस विषय में अपनी शौहर से बात कर ली है? प्रभात सिंह ने पूछा। इसलिए तो आपको बुलवाया है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे बात करने की, महुआ बोली। इसका मतलब है कि इस मामले में मुझे उनसे बात करनी होगी, प्रभात सिंह बोले। जी हाँ, बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जो आपने उन्हें मना लिया, महुआ बोली। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, प्रभात सिंह बोले। बहुत शुक्रिया, महुआ बोली। शुक्रिया कैसा? अगर किसी बच्चे की जिंदगी मेरी वजह से संवर जाती है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा, प्रभात सिंह बोले। और प्रभात सिंह ने दूसरे दिन उपेंद्र को अपनी हवेली में बुलवाकर उससे पलाश की बोर्डिंग स्कूल जाने की बात की। और यह सुनकर उपेंद्र भड़क उठा। फिर बोला, एक एक करके सारे बच्चों को महुआ मुझसे दूर कर देगी। आखिर वो चाहती क्या है? मैं उसके टुकड़ों पर पल रहा हूं तो हर जगह अपनी मर्जी चलाएगी क्या? मियाँ आप गलत समझ रहे हैं, प्रभात सिंह बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ और पलाश को मैं कहीं भी भेजने को राजी नहीं हूँ। और इतना कहकर उपेंद्र उसी वक्त प्रभात सिंह के घर से वापस आ गया। पहले तो उपेंद्र ने बाहर खूब शराब पी और घर आकर महुआ से ये कहा, तुम कमाती हो तो जब चाहो मनमानी करोगी। तुमने जमींदार साहब से पलाश को बोर्डिंग स्कूल भेजने को कहा, तुम चाहती क्या हो? कि एक एक करके मेरे सारे बच्चे मुझसे दूर चले जाएं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो। और उस रात उपेंद्र ने शराब के नशे में महुआ पर हाथ भी उठा दिया। महुआ उस समय तो कुछ न बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अभी उपेंद्र नशे में है, उसकी बात वो समझेगा नहीं और वो चुपचाप मार खाती रही। सुबह हुई और पलाश महुआ के पास आकर माँ माँ चिल्लाने लगा, लेकिन महुआ ने कोई जवाब ना दिया। और बहुत देर तक जब महुआ ना उठी तो उपेंद्र ने उसके पास जाकर देखा तो पास में गोलियों की एक शीशी पड़ी थी और उस शीशी की आधी गोलियां खत्म थी। शायद वो नींद की गोलियां थी और रात महुआ ने गुस्से में वो गोलियां खा ली थी। उपेंद्र को हालात समझते देर न लगी और वो फौरन महुआ को डॉक्टर के पास ले भागा। बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर ने महुआ को बचा पाया। होश में आते ही महुआ ने उपेंद्र से कहा कि मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हारे बिन क्या करता महुआ? तुमने कुछ भी नहीं सोचा? बच्चों का मुंह तो निहारा होता, इन्हें किसके भरोसे छोड़कर जाने वाली थी तुम? उपेंद्र ने महुआ से पूछा। मैं अब थक चुकी हूँ जिंदगी से संघर्ष करते करते। जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने केवल संघर्ष ही तो किया है। नहीं जीना चाहती हूँ मैं। मेरी गलती क्या थी जो कल रात तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी ना कि मेरा बच्चा अपनी माँ को कोठे पर नाचते हुए ना देखे, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का सोचा। लेकिन तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया, महुआ बोली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महुआ, मुझे माफ़ कर दो। पलाश को अपने से दूर जाने के ख्याल में मुझे डर लगा था। मैं कुछ करता नहीं हूँ तो ये बात भी मुझे खाई जा रही थी और इन सब का तनाव मैंने तुम्हारे ऊपर निकाला। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जो चाहती हो अब से मैं वही करूँगा।
लेकिन मुझसे कभी भी दूर जाने की बात मत करना, उपेंद्र बोला। उपेंद्र की आंखों में आंसू देखकर महुआ भी रो पड़ी और दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछकर माफी मांगी। फिर क्या था, महुआ के ठीक होते ही पलाश को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और इस बार भी इस काम में उपेंद्र की मदद प्रभात सिंह ने की। महुआ की जिंदगी एक बार फिर से ठीक चल रही थी। दोनों पति पत्नी अब एक दूसरे का ख्याल रखते और दोनों नया व्यापार डालने के विषय में भी सोच रहे थे। लेकिन क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उपेंद्र ने महुआ से कहा, महुआ, क्यों ना कुछ खेत खरीदें और सब्जियां उगाने का काम शुरू करें। तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है और तुम्हारी अब वो उम्र तो नहीं रही, महुआ बोली। तुम क्या मुझे बूढ़ा समझती हो? उपेंद्र बोला। तुम मुझसे उम्र में बड़े भी तो हो, महुआ बोली। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मजदूर भी लगवा लेंगे, उपेंद्र बोला। ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ, महुआ बोली। सोचना क्यों है, कुछ पैसे तो डेयरी के बेचने पर मिले थे और बाकी तुम दे दो, उपेंद्र बोला। मतलब ये कि अच्छी जमीन तो मिल जाए, फिर फौरन खरीद लेंगे। तुम जमीन तो ढूंढो, महुआ बोली। ठीक है, तो मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ, उपेंद्र बोला। और कुछ ही दिनों में जमीन भी मिल गई, पक्के कागजात भी बन गए और दूसरे दिन ये सौदा होने ही वाला था कि उस रात महुआ कोठे पर गई। उस दिन उपेंद्र भी गया था उसे छोड़ने। तब महुआ बोली, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, आज पता नहीं मन क्यों खराब सा हो रहा है। मैं बस थोड़ी देर ही गाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे, उपेंद्र बोला। ठीक है। और उस रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोतीबाई अपनी कोई ठुमरी गा रही थी और बीच बीच में कुछ कुछ नाच भी रही थी। उसकी अदाएं देखकर एक जमींदार ने मोतीबाई का हाथ पकड़ लिया और उसके संग बदतमीजी करनी चाहिए। ये देखकर अजीजन बाई बोल उठी, हुजूर, ये क्या कर रही हो? इन सब की हमारे कोठे पर मनाही है, तो कौन सा हम मुफ्त में मांग रहे हैं, इसकी हम कीमत चुकाएंगे, जमींदार बोला। मियाँ, ये बदसलूकी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, अजीजन बाई बोली। दौलत के दम पर सब मुमकिन है। बोल मोतीबाई, एक रात की क्या कीमत है, जमींदार ने पूछा। तब तक शोर सुनकर उपेंद्र भी बाहर आ गया था और जमींदार की बात सुनकर उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू समझता क्या है खुद को? मैं 20 गांव का जमींदार हूँ और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गिरवाने पर हाथ डाले। अब इसकी सजा। और इतना कहते कहते उस जमींदार ने अपनी पिस्तौल निकालकर उपेंद्र के पेट में 2-3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनते ही पहले तो अजीजन बाई के गुंडों ने जमींदार को धर दबोचा और पुलिस बुलाई और इधर उपेंद्र को फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर ऑपरेशन चला, लेकिन डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि वे उपेंद्र को नहीं बचा सके। ये सुनकर महुआ बहुत चीख पड़ी। उधर उस जमींदार को उपेंद्र के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर महुआ ने उपेंद्र के जाने के बाद चुप्पी साध ली। उसके ये हालत देखकर अब अजीजन बाई से नहीं रहा गया। उसने महुआ को बहुत समझाया, लेकिन महुआ अब अपनी सुध-बुध बिसरा बैठी थी। ये देखकर एक बार फिर अजीजन बाई को प्रभात सिंह की याद आ गई और उन्होंने बुलाकर कहा, आप ही कुछ कीजिए, ये हंसेंगी नहीं, बोलेंगी नहीं तो घुट घुट कर मर जाएंगी। तब प्रभात सिंह महुआ के पास जाकर बोले, क्या चाहती हो तुम? कि तुम मरकर इस दुनिया से छुटकारा पा जाओगी, लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बेटे से लोग भीख मंगवाएंगे और तुम्हारी बेटियों को भी तुम्हारी तरह कोठा ही नसीब होगा, जहां वो अपने जिस्म की नुमाइश करे। ये सुनकर महुआ को कुछ होश आया और उसने जोर का थप्पड़ प्रभात सिंह के गाल पर धर दिया। तब प्रभात सिंह ने अजीजन बाई को पुकारते हुए कहा, लीजिए अजीजन बाई, आपकी मोतीबाई ठीक हो गई हैं, संभालिए इन्हें, अल्लाह कसम गाल लाल कर दिया हमारा। महुआ ये सुनकर कुछ झेंप सी गई और बोली, माफ़ कीजिएगा जमींदार साहब, गलती हो गई। अरे हमें तो खुदा ने बना ही इसी वास्ते है कि लोगों की उलझनें सुलझाते रहें और मार खाते रहें, प्रभात सिंह बोले। तब तक अजीजन बाई भी वहां पहुंच गई और बोली, हुजूर ऐसा ना कहें, आप जैसे शख्स दुनिया में विरले ही होते हैं। जब भी हमने आपको मदद के लिए पुकारा, आप आ पहुंचे। आपकी वजह से आज मोतीबाई भी ठीक हो गई। मुझे अब मोतीबाई ना कहो अजीजन बाई, आपसे मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं फिर से महुआ बनना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस काम से घिन आने लगी है। इस काम की वजह से एक एक करके मुझे अपने बच्चों को अलग रखना पड़ा और इसी काम की वजह से मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया। इसलिए अब मुझे ये काम नहीं करना।
महुआ बोली। महुआ की बात सुनकर अजीजन बाई बोली, फिर तुम क्या करोगी? यहाँ का घर बेचकर किसी गांव के छोटे से घर में जा दूंगी, वहां रहूंगी जहां मुझे कोई नहीं पहचानता हो। महुआ बोली, जब तुमने ये छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बुआ के गांव जाकर रहो। बुआ तो कब की मर चुकी थी, लेकिन उनकी याद में उसी गांव में मैंने एक घर खरीदा था जहां कोई नहीं रहता। सालों से वो घर ऐसे ही पड़ा है। उस घर के ही आसपास मेरे खेत हैं। वहाँ एक कुआं भी, कुछ इमली और कुछ जामुन के पेड़ भी हैं। वहाँ अगर सही सलामत होगे तो ये मैंने अपने रहने के लिए बड़े शौक से खरीदा था। उस गांव में मेरी बुआ रहा करती थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे माँ के मरने के बाद कुछ समय तक उनके पास रही। फिर मेरे पिता दूसरा ब्याह रचा लाए और सौतेली माँ ने मुझे चंद पैसों के लिए कोठे पर भेज दिया। मैं घर की अहमियत खूब समझती हूँ, इसलिए तो मैं किसी भी लड़की के जिस्म का धंधा नहीं करवाती। लेकिन अगर मैं वहाँ रहने लगती तो मेरे यहाँ जो अनाथ और मजबूर लड़कियाँ रहती हैं उनका क्या होता, यही सोचकर मैं वहाँ नहीं गई। लेकिन अब तुम वहाँ जाकर रहो। आज से मैं वो घर और ज़मीन तुम्हारे नाम करती हूँ। कल ही उसके पेपर बनवाकर तुम्हें सौंप दूंगी। तुम वहाँ आराम से जाकर रहो। अजीजन बाई बोली। नहीं अजीजन बाई, इतना एहसान मत करो मुझ पर। मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। महुआ बोली। तुम भी तो मुझे इतने सालों से कमा कर दे रही हो, ये उसका उपहार मान लो। अजीजन बाई बोली। मैं किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ अजीजन बाई? महुआ बोली। बस कभी कभी मुझसे मिलते आती रहना। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक इज्जत की ज़िंदगी बसर करो, जो मैं नहीं कर पाई। और इतना कहते कहते अजीजन बाई सुबक पड़ी। भाई, त्याग करना हो तो कोई आप जैसी औरतों से सीखे। जिंदगी भर केवल देती ही रहती हो और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती, चाहे वो एक पारिवारिक औरत हो या कि कोठे वाली। फिर भी औरतों को ही हमेशा कसूरवार ठहराया जाता है। प्रभात सिंह बोले। वो हम औरतों का नसीब है जमींदार साहब। अजीजन बाई बोली। बदनसीब तो वो होते हैं जो औरतों की कदर नहीं करते। प्रभात सिंह बोले। जमींदार प्रभात सिंह की बात सुनकर अजीजन बाई बोली, काश आपकी तरह दुनिया का हर मर्द हम औरतों की इज्जत करता तो दुनिया में औरतों की ये दशा ना होती जमींदार साहब। इस पुरुष सत्तात्मक दुनिया में ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन औरतों का हौसला आज भी कायम है। जो एक जीव को धरती पर ला सकती है वो कुछ भी कर सकती है, बस करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी ममता और उसके भीतर जो दया का भाव है वो उसे गलत काम करने से रोकता है। अगर औरत जैसी दया और ममता मर्दों में 1% भी आ जाए तो उस दिन से ये दुनिया बदल जाएगी। जमींदार प्रभात सिंह बोले। शायद सही कहते हैं आप। अजीजन बाई बोली। चले फिर, अब मैं चलता हूँ, बच्चे इंतजार करते होंगे। प्रभात सिंह बोले। जी अच्छा। मोतीबाई बोली। ठीक है तो मोहतरमा, जब आप अपने नए ठिकाने पर पहुंच जाएं तो हमें खत लिखकर बता दीजिएगा। सगी बहन ना सही आप मेरे लिए, लेकिन मैंने तो आपको सगी बहन से भी ज़्यादा माना है। कभी कभी अपने इस भाई को याद फरमाइएगा। प्रभात सिंह बोले। और इतना सुनते ही महुआ ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, आपने तो मेरा साथ सगे भाई से भी बढ़कर दिया है। मेरे मुश्किल हालात में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आप हमेशा मेरे संरक्षक बनकर आए। आपके चरण तो स्पर्श कर ही सकती हूँ भाई साहब। तो ये वादा करो कि हर रक्षाबंधन पर मुझे राखी भेजोगी। प्रभात सिंह बोले। जी हमेशा, मरते दम तक। महुआ बोली। आप दोनों का ये भाई बहन का प्यार हमेशा कायम रहे, मैं दुआ करती हूँ। अजीजन बाई बोली। और इस तरह उस दिन प्रभात सिंह अजीजन बाई के कोठे से चले गए। जल्दी अजीजन बाई ने घर और जमीन के नए कागजात बनवा लिए और महुआ ने सामान सहित अपना मकान बेच दिया, जिससे उसको इस मकान और सामान के अच्छे दाम मिले। उन पैसों को उसने प्रभात सिंह की मदद से बैंक में जमा करवा दिया। उसने अपने सारे पुराने जेवर भी बेच दिए, सिवाय उन जड़ाऊ कंगनों के जो उसे उपेंद्र ने दिए थे। वो कंगन उसने अपनी बहू के लिए रख ली और पुराने जेवरों के जो दाम मिले उसने उन्हें अपनी बेटी बेटियों में आधे आधे बांटकर उनसे उन दोनों का बैंक में खाता खुलवा दिया। लेकिन उसने अपनी मोटर नहीं बेची। ये सारे काम निपटाकर वो अपनी मोटर में बैठकर निकल पड़ी सोनपुर गांव की ओर। उसे उस गांव में छोड़ने के लिए अजीजन बाई भी गई। फिर 1-2 दिन ठहरकर अजीजन बाई वापस आ गई। अब मोती बाई उस अनजाने से गांव में और अनजाने लोगों के बीच पहुंचकर कुछ असहज सा महसूस कर रही थी।
लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपने आस पड़ोस वालों से व्यवहार बना लिया और गांव में उसने लोगों से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं छुपाया। उसकी बात सुनकर गांव के कुछ लोगों ने तो उससे दूरियां बना ली, लेकिन अभी कुछ परिवार उससे हमदर्दी रखते थे। गांव में कुछ पढ़े लिखे लड़के थे जिनके पास नौकरियां नहीं थी। तब महुआ ने सोचा क्यों ना खेतों के कुछ भाग को स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे बच्चे पढ़ भी सकेंगे और ये लड़के जिनके पास नौकरियां नहीं है वे भी फालतू नहीं बैठेंगे। और उसने अपना विचार गांव के लोगों को बताया। कुछ लोगों को तो महुआ का सुझाव पसंद आया, लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों के विरोध के कारण महुआ अपने खेतों की जमीन पर स्कूल न खुलवा सकी, इसलिए मजदूर लगवाकर उस जमीन पर खेती बाड़ी शुरू कर, क्योंकि यही तो उसके पति उपेंद्र का सपना था। इतना गेहूं चना हो जाता कि उसे बेचना पड़ता और उन पैसों से उसने गांव में एक प्याऊ बनवा दी, फिर एक धर्मशाला भी बनवाई। धीरे धीरे उसने उस गांव में एक विवाह घर भी बनवा दिया, जहां उसने पानी के लिए 2 कुएं भी खुदवाए। महुआ के इस काम को देखकर अब लोगों का मन महुआ की ओर से कुछ साफ हुआ। अब महुआ से मिलने उसकी बेटियां और बेटे घर आने लगे थे। जब भी सबकी छुट्टियां होती तो सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ समय बिताता। अब महुआ को अपनी ये सुकून भरी जिंदगी भाने लगी थी। कभी कभी तो वो सोचती थी कि कैसे कैसे हालातों को पार करके वो जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंची है। इस जिंदगी के सपने उसने कितनी बार देखे, लेकिन हर बार टूटे। अब जाकर उसका ये सपना सच हो रहा है। इधर उसके बच्चे भी अब बड़े और समझदार होते जा रहे थे। वे भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने लगे थे। वो जब भी घर आते तो अपनी माँ का पूरा ख्याल रखते। बच्चों के बड़े होने से महुआ को बहुत आराम हो गया था, क्योंकि उसके बच्चे उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। इधर प्रभासी के दोनों बच्चों की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। बेटी एक स्कूल में अध्यापिका हो गई थी। प्रभासी ने एक अच्छा सा वकील लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। इधर उसका बेटा भी विलायत से डॉक्टरी पढ़कर आ गया था। उसने भी एक सभ्य परिवार की पढ़ी लिखी लड़की देखकर प्रभासी की रजामंदी से विवाह कर लिया था। लेकिन महुआ प्रभास सिंह की दोनों बच्चों की शादी में ना गई। उसने प्रभास सिंह से ये कहा कि वो शादी में आई और अगर किसी ने उसे पहचान कर उसके अतीत को कुरेदा तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपके यहाँ भी 4 रिश्तेदार जुड़ेंगे। कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने आप को जिंदगी पर माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसने अपने बच्चों को शादी में जरूर भेजा। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई थी और डॉक्टर बेटे की पोस्टिंग बेंगलोर के किसी अस्पताल में हो गई थी। इसलिए प्रभास सिंह का बेटा अपनी पत्नी के संग बेंगलोर चला गया। अब इतनी बड़ी हवेली में अकेले प्रभास सिंह का जी घबराता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं उस शहर चला जाता हूँ जहाँ पलाश बोर्डिंग स्कूल के बाद अपनी आगे की पढ़ाई कॉलेज में कर रहा है। और इसने इस बात के लिए महुआ से पूछा। महुआ ने खत लिखकर कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है जो आप मेरे पलाश के संरक्षक बनकर उस शहर में रहकर उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। और प्रभास सिंह ने महुआ की बात मान ली। वे जल्दी से पलाश के शहर में आकर रहने लगे। सबका जीवन ऐसे ही बीत रहा था। महुआ के 3 बच्चे भी उसके पास नहीं थे। तभी गांव में हैजा फैला। एक एक दिन में परिवार के लगभग 2-3 सदस्य जाने लगे। महुआ जी जान से गांव के लोगों की सेवा में जुट गई। उसने अपने ही घर के पास अपने ही पैसों से सभी गांव वालों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। जहां खाना बनाने के लिए उसने 2-3 महाराज और 2-3 महिलाओं को लगवा दिया। गांव के बीमार घरों में वो दोनों समय का खाना बंटवाती। उसने शहर के हैजे की दवाइयां भी मंगवाई और हर 2 दिन में शहर के डॉक्टर को अपनी मोटर भिजवाकर गांव के बीमार लोगों के इलाज के लिए बुलवा लेती। उसकी इस हिम्मत से प्रभावित होकर गांव के और लोग भी उसका साथ देने लगे। उसके अच्छे कर्मों को लोगों ने अपना लिया और उसके बुरे अतीत को लोगों ने भुलाकर उसे इज्जत बख्शी, जैसा कि वो चाहती थी। अब गांव में लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते। अब उन सबकी नजरों में वो एक महान ममतामयी और दयालु महिला थी। अब महुआ को सब लोग पसंद करने लगे थे। इधर एक दिन महुआ के पास खबर आई कि अजीजन बाई सीढ़ियां चढ़ रही थी। बुढ़ापे का शरीर संभाल न पाई और सीढ़ियों से गिर पड़ी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सुनकर महुआ को कुछ सदमा सा लगा। उसे लगा कि जैसे माँ का हाथ उसके सर से उठ गया हो। उसने सोचा अभी पिछले महीने ही तो मिलने आई थी। कितनी ममता से उसने सिर पर हाथ फेरा था और कुछ गहने देते हुए बोली थी कि रख ले इन्हें, क्या पता तेरे बच्चों की शादी में ना आ पाऊं, तो अपनी नानी की तरफ से ये सब बच्चों को दे देना।
मुझे लगेगा कि मैं अभागी नहीं हूँ। मेरी भी बेटी है और नाती नातिन भी है। उसकी ये बातें सुनकर महुआ का दिल भर आया और आते समय अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसे क्या पता था कि वो अजीजन से आखिरी बार मिल रही है, लेकिन क्या करें, समय के आगे सब मजबूर हो जाते हैं। इस तरह अजीजन बाई भी एक दिन महुआ को छोड़कर चली गई। समय यूं ही बीतता रहा। महुआ की दोनों बेटियां की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उन दोनों को अपनी मेहनत के बलबूते पर नौकरियां भी मिल गई थी। मिट्टू को उसी संगीत कला केंद्र में नौकरी मिल गई जिसमें वो पढ़ती थी और रिमझिम ने अपनी माँ का सपना पूरा किया। उसने गांव आकर अपनी माँ की ज़मीन पर ही एक स्कूल खोल लिया। साथ में शाम को वो गांव की लड़कियों को संगीत सिखाने लगी। अपने बच्चों को हंसता खेलता और कामयाब देख वो खुशी से फूले न समाती। सब बच्चे अपनी जगह स्थिर हो गए थे। तभी एक दिन रिमझिम ने आकर महुआ से कहा कि वो किसी से प्यार करती और उससे ही शादी करना चाहती है। महुआ ने रिमझिम से पूछा कि वो कौन है। रिमझिम बोली उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता है, बस अपनी नौकरी लगने का इंतजार कर रहा था। वो अब स्टेशन मास्टर हो गया था, इसलिए अब मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन माँ तो अनाथ है। इतना अच्छा लड़का मिल रहा था महुआ को, भला उसे इस शादी से क्या एतराज हो सकता था। लेकिन एक ही अड़चन थी कि अगर रिमझिम शादी करके चली गई तो स्कूल कौन चलाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान भी जल्दी ही हो गया। ये जिम्मेदारी गांव के पढ़े लिखे कुछ लड़कों ने ले ली, क्योंकि अब उन सबको महुआ पर भरोसा हो गया था। इस तरह गांव वालों ने महुआ का सहयोग किया। सबने मिलकर रिमझिम की शादी खूब धूमधाम से की। प्रभात सिंह भी मामा का कर्तव्य निभाने आए। उन्होंने ब्याह का सारा काम देखा। उनके आने पर महुआ को बहुत सहारा हो गया था। अब रिमझिम भी अपने घर चली गई थी। महुआ एक बार फिर से अकेली हो गई, लेकिन उसने मन को फिर काम में लगा लिया और गांव वालों की सेवा में लग गई। इस तरह एक दिन प्रभात सिंह का खत आया कि उनकी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में प्रोफेसर है। अगर हम मिट्ठू का ब्याह उस लड़के से कर दें तो मैं उस लड़के की फ़ोटो भी भेज रहा हूँ। परिवार से मैं मिल चुका हूँ, पढ़ा लिखा परिवार है और मैंने तुम्हारे अतीत के बारे में भी उनको सब बता दिया है। उन्हें बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। प्रभात सिंह का खत पढ़कर महुआ ने हाँ बोल दी और कुछ ही दिनों में रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन अब तक पलाश को महुआ के अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और महुआ ने प्रभात सिंह और दोनों बेटियों से भी ये बताने को मना कर रखा था। महुआ ने अपनी ये जिंदगी भी बखूबी निभा दी। मिट्ठू का ब्याह भी निपट गया और फिर महुआ ने सोचा कि कुछ दिन हरिद्वार में बिता कर आऊं और महुआ हरिद्वार आ गई। कुछ दिन उसने हरिद्वार में अकेले एकदम शांति से बिताए, फिर गांव वापस आ गई। उसकी दो जिम्मेदारियां निपट चुकी थी, अब केवल पलाश बच गया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पलाश 2 साल के लिए कोई कोर्स करने विलायत चला गया था। अब 2 साल महुआ को बेटे का मुंह देखे बिना काटने थे, लेकिन तब भी उसने तसल्ली रख ली। बेटियां हर 1-2 महीने में माँ से मिलने आ जाती थी। फिर पता चला कि रिमझिम उम्मीद से है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए महुआ ने उसे अपने पास बुला लिया। क्योंकि रिमझिम का पति अनाथ था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए वहाँ कोई महिला नहीं थी। कुछ महीनों के इंतजार के बाद रिमझिम ने एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को देखकर महुआ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो नानी बन चुकी थी, ये उसे अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उस बच्ची को बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाया। उस नन्ही परी को हाथ में लेते ही खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। महुआ बोली, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए इसका नाम खुशी होना चाहिए। मैं अपनी बेटियों के जन्म के वक्त इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि ना जाने मेरी बेटियों की नसीब में कैसी जिंदगी लिखी है। लेकिन इसे देखकर एक आज़ादी का अनुभव हो रहा है। बस आज भर के लिए मुझे पंख मिल जाएं तो मैं हवा में उड़ जाऊं। रिमझिम की बेटी को महुआ ने तब तक संभाला जब तक कि वो 5-6 महीने की न हो गई। इसके बाद रिमझिम बच्ची को अपने साथ लेकर ससुराल चली गई। रिमझिम के जाने के बाद मिट्ठू की भी खुशखबरी आ गई और उसके कुछ महीनों बाद उसने बेटे को जन्म दिया। लेकिन वो महुआ के पास ना आई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाले उसके ससुराल में काफ़ी लोग थे। अब महुआ बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। दोनों बेटियों की गोद भी भर चुकी थी। अब इंतजार रह गया था तो केवल बहू का। उसे विलायत से पलाश के लौटने का इंतजार था कि वो वापस आ जाए तो उसे कोई अच्छी सी लड़की देखकर इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर दे।
लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा हो कहाँ पाता है। अगर जिंदगी हमारे अनुसार चलने लगे तो इंसान को कभी कोई तकलीफ ही ना हो। पलाश को विलायत गए हुए 2 साल पूरे होने वाले थे और बस महुआ को उसके आने का इंतजार था। और 1-2 महीने बाद वो विलायत से लौट भी आया। उसे प्रभात सिंह एयरपोर्ट लेने पहुंचे और 1-2 दिन वो शहर में रुकने के बाद महुआ के पास गांव भी आ गया। लेकिन विलायत से लौटने के बाद पलाश को गांव में रहना रास नहीं आ रहा था और 2-4 दिन रहने के बाद पलाश ने बोल ही लिया कि वो अब गांव में और नहीं रह सकता, वो शहर में ही रहेगा। लेकिन कभी कभी महुआ से मिलने आ जाया करता और महुआ ने पलाश को शहर जाने की इजाज़त दे दी। पलाश शहर आ गया तो महुआ के कहने पर एक बार फिर प्रभात सिंह उसके संरक्षक बन गए। शहर आने के कुछ ही दिनों बाद पलाश को एक बहुत बड़े कारखाने में एक अच्छे ओहदे पर रख लिया गया। वहाँ के मालिक को पलाश अपनी बेटी के लिए जज गया। कारखाने के मालिक सेठ हीरानंद की बेटी सुवर्णा ने भी एक बार पलाश को कारखाने के किसी समारोह में देखा तो वो उसे एक ही नज़र में भाग गया। उसने पलाश से दोस्ती कर ली। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलते देर न लगी और बात शादी तक आ पहुंची। सेठ हीरानंद ने सगाई का दिन भी तय कर लिया। इसमें पलाश भी राजी था और उसने इस मसले पर महुआ से भी कुछ कहने सुनने की ज़रूरत भी न महसूस की। ये बात जब प्रभात सिंह तक पहुंची तो वो फौरन महुआ के पास गांव आए और महुआ से बोले, हम ये क्या सुन रहे हैं? लड़का अपनी मनमर्जियां कर रहा है और आप बर्दाश्त कर रही हैं। उससे जाकर सवाल क्यों नहीं करती? लेकिन ये गलत हो रहा है, हमें मंजूर नहीं। प्रभात सिंह बोले, अब मैं क्या बोलूं और क्या कहूं? उसकी ज़िंदगी है, जी लेने दीजिए, मैं दखल नहीं देना चाहती। महुआ बोली, शादी ही तो कर रहा है, अपनी मर्जी से तो क्या हो गया? महुआ बोली, परसों सगाई है, आपको कोई जानकारी है? प्रभात सिंह बोले। महुआ से इसी तरह की कुछ बातें करके प्रभात सिंह वापस शहर आ गई और नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। महुआ बोली, ना उसका बहनों से कोई सरोकार और ना माँ से है। कैसी मति भ्रष्ट हुई है उसकी? प्रभात सिंह बोले, रहने दीजिए ना, जो करता है तो वो करे, बुलाएगा तो चली जाऊंगी। महुआ बोली। दूसरे दिन पलाश सगाई के लिए महुआ को लेने गांव पहुंच गया। पलाश को देखते हुए महुआ बोली, आज तो नहीं चल सकती, तू अभी जा, मैं कल पक्का आऊंगी। सच माँ, तुम आओगी ना? पलाश बोला, हाँ आऊंगी। और महुआ का ऐसा जवाब सुनकर पलाश निश्चिंत होकर शहर वापस आ गया। सगाई वाली शाम महुआ उस जगह पहुंची जहां सगाई थी। खाना पीना चल रहा था, लोगों की चहलकदमी जारी थी। बस सगाई के लिए कुछ और लोगों का इंतजार था। प्रभात से भी पहले से पहुंच गए थे। उनका मन तो नहीं था, लेकिन महुआ के जोर देने पर वे आ गए। महुआ जैसे ही पहुंची, महुआ को देखकर पलाश खुश होकर बोला, तुम आ गई माँ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। चलो माँ, मैं सबसे तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। और एक एक करके पलाश ने महुआ का सबसे परिचय करवाया। लेकिन उस भीड़ में से एक शख्स ऐसा भी था जिसने महुआ को पहचान लिया और सबके सामने ये ऐलान करते हुए कहा कि हीरानंद जी, ये औरत आपके होने वाले दामाद की माँ है। ये औरत, हीरानंद जी, आपको दुनिया में कोई और लड़का नहीं मिला था जो आप अपनी बेटी की शादी एक तवाइफ के बेटे से करने जा रहे हैं। क्या बकते हो करोड़ीमल? मेरा होने वाला दामाद एक तवाइफ का बेटा कैसे हो सकता है? हीरानंद बोले, मैं बकता नहीं हूँ, सच कहता हूँ। मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस औरत से खुद ही पूछ लीजिए कि ये मशहूर तवाइफ मोतीबाई है। करोड़ीमल बोला। ये सुनकर महुआ एक पल को शून्य हो गई। जिसका उसे सालों से डर था, आखिर वही हुआ। उसका अतीत आज फिर उसके सामने मुंह फाड़े खड़ा था, उसे निगलने के लिए। अब वो क्या जवाब दे सबके सवालों का? उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या कहे और क्या सफाई पेश करे। तभी सुवर्णा ने पलाश से कहा, पलाश, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी कि तुम एक तवाइफ के बेटे हो। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी। पलाश बोला, तो जाकर अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? लेकिन वो तुम्हें क्यों बताने लगी भला कि वो तवाइफ थी? मौका जो मिल रहा था शरीफों के बीच में घुसने का। सुवर्णा बोली, तुम चुप रहो सुवर्णा, किसी पर बेवजह लांछन लगाने से पहले उसकी हकीकत तो जान लो। हीरानंद जी सुवर्णा को डांटते हुए बोले। सबकी बातें सुनकर पलाश चुप ना रह सका और महुआ से पूछी, बेटा, क्यों माँ, क्या ये सच है? तुम बोलती क्यों नहीं? कह दो कि ये झूठ है। और महुआ फिर पलाश के किसी के सवालों का जवाब ना दे सकी और उसी वक्त चुपचाप बाहर आ गई और मोटर में बैठकर ड्राइवर से गांव चलने को कहा।
तभी सेठ करोड़ीमल फिर से बोला, मैं ना कहता था कि वो तवायफ है, अगर शरीफ होती तो ऐसे मुंह छुपा कर न चली जाती। बाजारू औरत कही कि यहाँ हम शरीफों के बीच में जगह बनाने आई थी। उसकी बात सुनकर पलाश वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। ये तमाशा देखकर अब प्रभा सिंह भी चुप न बैठे और वहां मौजूद लोगों और करोड़ीमल से बोले, अच्छा तो सेठ करोड़ीमल, आपको कैसे मालूम कि वो तवायफ थी? इसका मतलब है कि आप भी कभी उनकी महफिलों की शान बढ़ाने उनके कोठे पर जाते होगे। तवायफों के कोठे पर आप जैसे रईस ही तो जाया करते हैं, और जब शरीफ की बात आती है तो आप शरीफ और वे औरतें एक पल में बाजारू हो जाती हैं। जनाब, आपके मुंह से शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। आप सबको कुछ पता है कि किन हालातों में वे इस धंधे में उतरी है। अरे साहब, किसी औरत को शौक नहीं होता, पेट की भूख और गरीबी के कारण उतरती हैं वे इस जिंदगी में, और आप जिस औरत की बात कर रहे हैं ना, वो किसी देवी से कम नहीं है। देखा है उसकी परिस्थितियों को, मैंने देखा है कि उसने किन हालातों से उबर कर इस जिंदगी को पाया है। और बेटा पलाश, जो सवाल तुम उनसे पूछ रहे थे, वो सवाल पूछने के तुम काबिल ही नहीं हो। तुम्हें मैं बताता हूँ कि उसने आज तक तुझे अपना अतीत क्यों नहीं बताया। उसका संघर्ष देखकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएंगी। और प्रभा सिंह ने एक ही पल में सबके सामने महुआ की सच्चाई बयां करते हुए उसके अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों का दिल पसीज गया और सुवर्णा पलाश के पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो पलाश, मैंने माँ को अशब्द कहे। उस रात पलाश अपनी आप पर शर्मिंदा था और रात भर रोता रहा। और उस रात महुआ घर पहुंची, उपेंद्र की तस्वीर अपने सीने से लगाकर रात भर रोती रही और तस्वीर से बोली, सुनते हो जी, आज मुझे मेरे किए का इनाम मिल गया। सारी दुनिया के सामने आज मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया। उसने मुझसे पूछा कि मैं तवायफ थी या नहीं। सुबह जब दूध वाला दूध देने आया तो महुआ ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा था तो महुआ का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था और बगल में पड़ी थी उसके पति उपेंद्र की फोटो। तब तक पलाश भी अपनी माँ को मनाने आ पहुंचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी माँ उससे ऐसे रूठेगी कि उसे छोड़कर ही चली जाएगी। प्रभा सिंह भी ये सुनकर आ पहुंचे। रिमझिम और मिट्ठू भी अपने अपने पतियों के साथ माँ के अंतिम संस्कार के वक्त आ पहुंचे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया महुआ के अंतिम संस्कार में। माँ की मौत के कुछ महीने बाद ही मेरे मुंह बोले मामा प्रभा सिंह भी हृदयाघात से चल बसे। उनके जाते ही मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल से अनाथ हो गया हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे उसकी असली कीमत का पता चला कि किस तरह से उन्होंने कितने दुख झेलकर हमें खुद से दूर रखकर कितना कुछ सहकर जीवन को संघर्षों के साथ जिया था। मैंने उसके बाद शहर और शहर की नौकरी छोड़ दी। सुवर्णा ने मुझसे शादी की और वो भी मेरे साथ गांव में रहने लगी। गांव में माँ के स्कूल के सामने मैंने उनकी बड़ी सी मूर्ति बनवाई और स्कूल का नाम भी मोतीबाई विद्यालय रख दिया। मैं ही अब माँ का स्कूल और उनके खेतों को संभालने लगा था। हर रोज मैं माँ की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पण करके उनसे माफ़ी मांगता और एक रोज उनके रूप में मेरी बेटी का आगमन हुआ और प्यार से मैंने अपनी बेटी का नाम महुआ रखकर उनकी यादों को जिंदा रखा। तो दोस्तों, ये थी एक तवायफ माँ के संघर्षों की कहानी। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।